नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के इलेक्शंस के बारे में। जैसे ही 2024 का इलेक्शंस पास आते जा रहा है, नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही विपक्ष दलों के अंदर बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है, जनता का कहना है। और इसी बौखलाहट में इन्होंने 26 पार्टियां एकत्र करके महागठबंधन जो बना लिया है, उसका नाम रखा है इंडिया, INDIA। उसी पे आज बात करेंगे। हमारे साथ तिवारी जी यहाँ पे हैं। तिवारी जी बोलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। क्या तिवारी जी, किसको आप इस बार वोट देंगे? इंडिया को देंगे कि एनडीए को देंगे? जी, मेरा नाम योगेश गौतम है। हाँ। तो मैं दरअसल पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो इंडिया की जो उत्पत्ति हुई है, हाँ। वो इंडिया की उत्पत्ति किस वजह से हुई है। हाँ। देखिए, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले मुखर होकर प्रयास किया। हाँ। और नीतीश कुमार जी ने ही इसकी कवायद शुरू की। और जब नीतीश कुमार जी ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, तो अब चूंकि लालू प्रसाद यादव ने 3 दिन पहले एक बयान दिया था कि अब नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना देना चाहिए। उसके ठीक एक दिन बाद लालू जी का एक और बयान आया कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनना चाहिए इंडिया गठबंधन का। अब सीधा सीधा इसका आप अर्थ समझिए कि वो एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए एक रास्ता साफ करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर संयोजक के पद पर नीतीश कुमार जी बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी बढ़ जाएगी विपक्ष को मजबूत करने की। और जब कोई आदमी दौरों पर रहेगा, लगातार दौरों पर रहेगा देश के पे, तो वो प्रदेश में ध्यान दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि पिछले 25-20 साल से बिहार में चुनाव चाहे कोई भी जीते, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनता है? हमारे कुमार बाबू। अब कुमार बाबू इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं कि जो बिना चुनाव जीते और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनको साफ दिखाई दे रहा है कि लालू जी अपने पुत्र को चाहते हैं कि इसी तरह मुख्यमंत्री बन जाए। और क्योंकि सारी मेहनत उनकी है, उनको दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कल ये पूरी तरह से बयान जारी कर दिया मीडिया में कि मुझे इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना है। अच्छा, एक तो बात बताइए आप, एक सवाल होगा मेरा इस पे कि इंडिया जो महागठबंधन बना है, इसमें जो है कांग्रेस वाले चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, इधर नीतीश यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं वो बन जाए, तेज प्रताप यादव चाहते हैं वो बन जाए, लालू चाहते हैं कि हमारे बेटे बन जाए, कोई चाहता है मेरा बेटा बन जाए। तो इसमें किसका बेटा जो है, किसके बेटे का चेहरा सामने आएगा प्रधानमंत्री के लिए, ये बता सकते हैं आप? देखिए, जहाँ तक आप किसी बेटे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। इन 26 पार्टियों में ना, इनके बेटों मत जाइए, इन बापों के बाप एक आदमी है इसमें। वो सबसे बड़ा बाप आदमी है। कौन है? बाप है वो नालायक इंसान। और नालायक इंसान कौन है? वो निकम्मा इंसान। निकम्मा इंसान कौन है? वो झूठ बोलने वाला इंसान, धूर्त आदमी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा नौटंकीबाज इंसान, जिसको काम करना पसंद ही नहीं है, वो इंसान इन सबका बाप है। उसकी अगर 4 सीट भी आ गई ना, और अगर बाई चांस इंडिया गठबंधन की सरकार बाई चांस किसी भी तरह से, शायद भगवान कुछ बुद्धि फेर दें जनता की ज़्यादा ही कुछ, और ये बन जाए, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 4 सीट होने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा ये निकम्मा। ये तो खुद बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का खुद ही कुछ दिन पहले स्टेटमेंट ये आया था कि अगर इलेक्शन होगा 2024 का, 7 की 7 सीटों से जीतेंगे वो। मुझे एक चीज बताइए मैडम, आप अरविंद केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल का जन्म कांग्रेस की वजह से हुआ। कांग्रेस ने एक ऐसे इंसान को खड़ा किया बीजेपी के बीच में लाके, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय 15 साल हो चुके थे शीलादीक्षित की सरकार को, और उनको भी ये मालूम था कि अब सरकार उसकी कांग्रेस की नहीं आएगी। तो तब इन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया। और प्रोजेक्ट कैसे किया? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मेरा जो रियल ब्रदर है, मेरा सगा भाई, मेरा बड़ा भाई, उसने खुद 3 साल अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा लगा के काम किया है। वो उसको बहुत अच्छी तरह जानता है। इनफैक्ट मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह जाना, जब मैंने उसको एक दिन चाणक्यपुरी में एक सभा में देखा उसको, जहाँ पे उसके ऊपर गाली गलौज हो रही थी, कुर्सियाँ फेंकी जा रही थी, फेंकने के मतलब साधु तैयार हो गए थे, वहाँ बीच पेशाब किया, तो वहाँ पे इसका धूर्तना मैंने देख लिया था। तो अरविंद केजरीवाल क्या कहेगा, अरविंद केजरीवाल क्या करेगा, ये खुद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं पता रहता है। ये खुद उसको भी मालूम नहीं पता है। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं कि 7 की 7 सीटों से जीत जाएंगे। मैडम, कैसे जीत जाएंगे? आप एक चीज बताइए, कैसे जीत जाएंगे? अभी आप सर्वे कर लीजिए। कैसे नहीं जीतेंगे बताइए? दिल्ली का ही सर्वे
फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं इस बार फिर से केजरीवाल को ही जिताएंगे। देखिए मैडम, 2014 के बाद ना देश की जनता, और जनता कौन, खासकर वोटर, वो बहुत ही समझदार हो गया है। और वो समझदार इसलिए हो गया है कि आज की तारीख में आप यहाँ पे 1000 आदमी खड़े हैं, किसी से बात कर लीजिए, हर आदमी विकास के नाम पे वोट दे रहा है। हर आदमी इस बात पे वोट दे रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होता है कि नहीं होता है। विकास कर कौन रहा है, कौन सी सरकार विकास कर रही है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अरविंद केजरीवाल साहब जो झूठे वादे करके, जो फ्री वीज दे के जो सरकार में आए, दिल्ली सरकार में, उन्होंने फिर से जब दोबारा आए तो फ्री वीज को फिर दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किया, और उसी फ्री वीज के ऊपर वो अपना पंजाब में भी सरकार बना बैठे। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा कोई लाजवाब काम कर दिया या कोई करिश्मा कर दिया जिसकी बदौलत वो दिल्ली में दोबारा सरकार में आके, बिल्कुल नहीं। जो फ्री की योजनाएं, जो फ्री में उन्होंने फ्री लोगों को देना शुरू किया है, उसकी ही बदौलत यहाँ का जो बहुत सारा वोटर है वो दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का मूल निवासी नहीं है। दिल्ली में जो उन्हें वोट करते हैं, उन्होंने उनको वोट कर जिताया। जहाँ तक बात लोकसभा इलेक्शन की है, लोकसभा इलेक्शन में वही वोटर जिसने अरविंद केजरीवाल को वोट किया है, जो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है, वही वोटर मोदी को वोट करेगा। आपको अगर थोड़ा सा भी मेरी बात में कोई संदेह है तो आप विधानसभा में किसी भी में जाके, इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहाँ पे हाईएस्ट मार्जिन से जीते हों, वहां जाके सर्वे कर लीजिए, 100 लोगों से पूछ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। आप किसको वोट देना चाहेंगे ये बता दिए। आप एकदम दिल से किसको जिताना चाहेंगे? इंडिया को जिताएंगे कि एनडीए को ही लाएंगे फिर से? देखिए, मैं दिल से वोट करता नहीं, उंगली से करता हूँ, और उंगली मेरी कमल पे ही जाएगी, ये निश्चित है। उसके अलावा कहाँ जाएगा? दिल तो मेरा मोदी से जुड़ा हुआ है। मोदी जी से मेरे को इश्क हो गया है, क्योंकि इश्क होने की वजह है, इश्क होने की वजह है कि जो अपने देश से मोहब्बत करता है, उससे मुझे मोहब्बत है। लोग, जो आदमी मुझे कहेगा कि मैं अंधभक्त, राहुल गांधी को अपने देश से मोहब्बत कहेगा मुझे कि अंधभक्त हूँ। भारत यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी की है क्या? आप बोल रहे हैं भारत देश से प्रेम है। जी 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 जी, भारत जोड़ो यात्रा, आपने बहुत सही सवाल किया, मुझे इसी में बोलना था। राहुल गांधी जी की सांसदी बहाल हुई, उसके बाद मैसेज आए, चिड़िया ओढ़, तोता ओढ़, मैना ओढ़, शेर आया, शेर आया, शेर आया बोला गया। शेर आया, 37 मिनट तक बोला, और शेर ने क्या बोला? 37 मिनट में शुरू के 16 मिनट शेर ने बोला अपने घुटनों के ऊपर, शेर ने बोला अपनी भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर कि जी भारत जोड़ो यात्रा में मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला, भारत जोड़ो यात्रा में मैं यहाँ ठंड में रुका, मैंने टी शर्ट पहनी, मैंने ये किया, मेरे घुटनों में दर्द हो गया, मेरे से चला नहीं जा रहा था, मैंने वहाँ पे जाके देखा, मैंने समझा कि नहीं, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। तो वो शेर, जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही हैं आप, वो संसद में, जो कि अपने क्षेत्र का कोई सवाल उठाना चाहिए, जो कि आप इतने बड़े मुद्दे, मणिपुर, उस पर अगर आप बात कर रहे हो, मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे हो, तो आपको क्या जरूरत थी शुरू के 16 मिनट अपने ऊपर बोलने की भारत जोड़ो यात्रा पे? लेकिन नहीं, किस पर शेर, किस पर बोला? अपने पैरों के ऊपर। और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को ही खुद पर विश्वास नहीं था। खुद पर विश्वास कैसे नहीं था? जिस टाइम 10 दिन संसद नहीं चलने दी, ठीक है, किस चीज के ऊपर? अध्यादेश के ऊपर। अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पे जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, 2 घंटा 12 मिनट का उनका संसद में भाषण था, उस टाइम पे जब बोलने वाले थे, आखिरी के करीब 37-38 मिनट, जब प्रधानमंत्री सिर्फ, देखिए ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या मुद्दा उठाया? मणिपुर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बात किसकी की? नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मणिपुर नहीं आता है। नॉर्थ ईस्ट में करीब 7-8 स्टेट आते हैं जिनकी बात करना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे विकास नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी रेलगाड़ी पहुँची है आज़ादी के बाद। नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में कभी कांग्रेस और राहुल गांधी का जो परिवार है वो बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना? बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मणिपुर के बारे में बात की है। शायद आपने वो लोकसभा का भाषण देखा नहीं है, देखे हैं ना, तो देखे हैं तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा, उनको सुना होगा, देखे होंगे तो सुना नहीं होगा। अगर सुना होगा तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बोल रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज़ के ऊपर बोला नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये बात करने को तैयार नहीं है। ये बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में हिंसा है। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा 1993 में हुई थी, जबकि 950 लोग मारे गए थे। पूरा 1 साल तक कर्फ्यू नहीं खुला था, तब कहाँ गए थे? न कोई होम मिनिस्टर गया था मणिपुर में, न कोई राज्य मंत्री गया था मणिपुर में, न प्रधानमंत्री गया था मणिपुर में, न कोई गया था। बल्कि एक राज्य मंत्री ने संसद में, वो भी बहुत सारे विपक्ष से रिक्वेस्ट करने के बाद, एक बयान जारी किया था बस। तो मणिपुर को ये लोग क्या जानते हैं? मणिपुर को कुछ नहीं जानते। मणिपुर के बारे में ये लोग सिर्फ ये जानते हैं, तो ऐसे ही मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं लोग जाके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे हैं ऐसे ही।
क्योंकि अगर जानते, अगर उसकी स्टडी करते तो शायद ये लोग वहाँ पे जाते भी नहीं। क्योंकि जिस आदमी को पता है कि मैं कोई चीज़ है, अगर मेरे पास एक सिक्का है, खोटा सिक्का, और उस खोटे सिक्के को मैं किसी दूसरे इंसान को दे रहा हूँ और वो आदमी कह रहा है भैया देखो आपने क्या दिया, तो मैं उसको बिना देखे चला जाऊँगा। क्यों चला जाऊँगा? क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो खोटा सिक्का दिया मैंने उनकी जेब में। तो जो मणिपुर में जो है वहाँ पे वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना इतिहास है वहाँ का। आप एक चीज़ बताइए, कुकी और मैतेई, कुकी क्या है? आप राहुल गांधी से सवाल कर लीजिए, कुकी क्या है, बता दें वो। मैं चैलेंज करता हूँ उनको। बताइए क्या है? मैं बता दूं, मैं आपको बता रहा हूँ। कुकी और जो नागा है, नागा को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के राजाओं ने कुकियों को वहाँ पे बसाया। और कुकी कौन है? कुकी आपके आए इधर से अपना बर्मा से आए, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, वहाँ से आके उनको रखा गया नागाओं से सुरक्षित करने के लिए अपने आप को। उसके बाद वहाँ की जो मूल निवासी है वो है मैतेई, जो कि करीब 54% उनकी जनसंख्या है। वो रहते हैं घाटी के एरिया में, जो कि मात्र 10% की आपका क्षेत्र है पूरे मणिपुर का। बाकी जो 90% क्षेत्र है उसमें आपका नागा और कुकी रहते हैं। तो अगर कोई एससी या एसटी का उनको अपना जो आरक्षण मिल रहा है मैतेई समाज को, तो उसमें गलत क्या है, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन वही है ना, इन्हें करना कुछ इनकी फितरत में नहीं, इन्हें बस माहौल बनाना आता है। कांग्रेस बनाना बिल्कुल आता है माहौल बनाना। आपके हिसाब से कांग्रेस आज तक कुछ किया ही नहीं है? मैडम, कांग्रेस ने बिल्कुल किया है। क्या किया है बता दीजिए। कांग्रेस ने इस देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या उपकार किया? कांग्रेस ने इस देश के ऊपर ये उपकार किया है कि उसके परिवार ने इतना बलिदान दिया है देश के लिए कि अपने सारे संस्थानों के नाम रख दिए गांधी परिवार के ऊपर। और क्या किया? एक और बहुत बड़ा काम किया है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्या किया? बीजेपी के लिए काम किया है कि पप्पू नाम का इंसान जिसका जन्म हुआ देश में, और उस इंसान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया भारतीय जनता पार्टी का। जहां भी आते हैं राहुल गांधी, वहां बीजेपी चुनाव जीतती है। दूसरा, एक और जो जख्म जिसको बोलते हैं हम, जख्म, दिल्ली को जख्म देने वाली है वो कांग्रेस है। जो अरविंद केजरीवाल नाम का जख्म जो है ना दिल्ली में, वो कांग्रेस की। केजरीवाल जी अब जख्म हो गए दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल जख्म। फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, बस में महिलाओं के लिए फ्री कर दिए, तो जख्म हो गए। जी, जो पानी दे रहे हैं उसमें 26,000 करोड़ का घाटा है। जो बिजली दे रहे हैं वो करीब 24,000 करोड़ की प्रॉब्लम है, उसके अंदर दिक्कत आ रही है हिसाब में। जो बसें दे रहे हैं उसमें जहां 4,600 कुछ बस हुआ करती थी, आज 3,700 बस हैं। ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं। वो अभी बात करते हैं G20 पे। G20 पे 48 घंटे में एक जादूगर का खेल चालू है। एक जादूगर जादू कर रहा है मैडम। वो जादू क्या कर रहा है कि उन्होंने जितनी जगह G20 के लिए ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब की देखरेख में किया गया है पूरे दिल्ली के अंदर। क्योंकि नवंबर 2022 में 8 नवंबर को उन्होंने इस योजना प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उसके बाद इस पर काम करना चालू हुआ है, जिसमें कि संगमरमर के घोड़े लगाए गए हैं और हाथी लगाए गए, बहुत सारी चीज़ की गई है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है। नो डाउट दिल्ली इस टाइम बहुत सुंदर दिख रही है। इस आदमी ने और इसकी पार्टी के नेताओं ने और इसके कबूतरबाजों ने क्या किया, आप देखिए। ट्विटर पे जाके देखिए, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, आप फेसबुक पे जाके देखिए, आप बाकी सोशल मीडिया पे जाके देखिए। जो इनके प्रायोजित यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया के चैनल हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये झूठ फैला रहे हैं कि ये दिल्ली को इन लोगों ने चमकाया है। दिल्ली को इन्होंने चमका दिया। 48 घंटे में दिल्ली चमका दी इन्होंने। अगर दिल्ली को इन्होंने चमकाया है तो आज कल से पहले किसी एक योजना के बारे में न तो अखबारों में चर्चा थी दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के बारे में, न टीवी पे थी, ना किसी सोशल मीडिया पे थी, ना फेसबुक पे थी, ना इंस्टा पे थी, ना ट्विटर पे थी। क्यों मैडम, क्यों? अगर दिल्ली उन्होंने चमकाई है तो मैं इनसे थोड़ी चीज़ें पूछ लेता हूँ। अगर दिल्ली चमकाई तो बताओ कौन से रोड पे काम हुआ है, बताओ कितने घोड़े लगाए गए हैं, बताओ कितने शिवलिंग लगाए गए हैं, बताओ कितने फव्वारे लगाए गए हैं, बताओ कितने पौधे लगाए गए हैं, बताओ क्या क्या काम हुआ है, बताओ कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, बताइए कितने मजदूरों ने काम किया है, बताइए कितने ऑफिसर्स डेली वहाँ पे देखरेख में काम कर रहे हैं। मेरा रास्ता वही है द्वारका जाने का, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ। मैं रोजाना देखता हूँ पिछले 1 महीने से वहाँ पे कम से कम 150 गाड़ी खड़ी रहती है अफसरों की, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं वो अधिकारी। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल निकम्मा इंसान और इसकी पूरी टीम कहती है कि दिल्ली को चमका दिया इसने। ये दिल्ली को चमकाएगा, पहले खुद को तो चमका ले। क्यों शर्ट तेरे को अंदर आकर नहीं आती नहीं अभी तक। 56 करोड़ रुपए तूने अपने उसमें घर में खर्च कर दिए और 5 रुपए का पेन लगाता तू। नौटंकीबाज एक नंबर का, पाखंडी इंसान एक नंबर का। देश के प्रधानमंत्री को बोलता है अनपढ़ आदमी। अरे सबसे अनपढ़ आदमी तो तू है मेरे भाई। 68 लाख रुपए की योजना बायो डिकम्पोज योजना, जो कि पराली के लिए यहाँ पे दिल्ली में लाया था किसानों के लिए, उस पर भूतनी वाले ने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए प्रचार में। इससे बड़ा अनपढ़ कौन है?
देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलता है? बताइए आप मेरे को बताइए, क्या ये दिमाग वाली बात है? 23 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च कर रहा है। जनता ऐसे ही चुन ले रही है केजरीवाल को बार बार। बताइए एमसीडी में भी केजरीवाल को ही चुनी। जी, मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि इस धूर्त इंसान को, ये पॉलिटिकल जितने पार्टी हैं और जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन सब में सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो केजरीवाल है। हाँ। जी, केजरीवाल को ये पता है कि मुझे जीतना कैसे है। देखिए, पॉलिटिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पॉलिटिक्स, आपको वोट की लेने की टिक्स आनी चाहिए, वो इस केजरीवाल को बहुत अच्छी तरह आती है। क्योंकि इस आदमी को मैं तब से जानता हूं जब से ये राजनीति में था भी नहीं। इसको मैंने मेरे सामने खुद अपने वाइट देते हुए देखा है, इसके वक्त में मैंने देखे हैं। तो जिस इंसान को मैंने लाइव देखा, अपने साथ देखा है, सामने बोलते हुए देखा है मैंने इसको, इसकी सभा में एक इंसान इसको ये बोल रहा है कि अरविंद मुझे आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। स्वाति मालीवाल, मैं इस चैनल के माध्यम से उसको चैलेंज करता हूँ केजरीवाल साहब को। स्वाति मालीवाल जो आपके नोट लिखा करती थी, वहाँ पीछे बैठी हुई थी, आपसे 50 मीटर पीछे, मैं इधर खड़ा हुआ था। उस आदमी ने, आपके जो कार्यकर्ता है, उसने सवाल खड़ा किया कि मुझे आपसे बात करनी है। वो बोलता है कि आपको मुझसे बात करने के लिए ये मंच क्यों चुना? कि मुझे आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तब की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 की, जब वो कुछ भी नहीं थे अरविंद केजरीवाल, ठीक है। उस वक्त के बाद उस आदमी ने कभी उस इंसान से बात नहीं की, अपने कार्यकर्ता से। किस कार्यकर्ता से? उस आदमी से। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं। जो इंसान दिल्ली से भोपाल तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पहचान बनाने के लिए अपना टम्पू लेके निकला था, पैसे इकट्ठे करके, उस इंसान की बात कर रहा हूं मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उस आदमी का, क्योंकि उस इंसान ने मुझे नाम लेने के लिए मना किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर सामने आने को तैयार है, उसके सामने नाम ले दूंगा मैं, बिल्कुल ले दूंगा नाम उसके। आपके हिसाब से मोदी जी एकदम बेस्ट हैं? मोदी जी बेस्ट मतलब मेरे हिसाब से क्या, किसी से पूछ लीजिए आप, यहाँ पे आप मैडम किसी से पूछते हैं आपके हिसाब से? देखिए, मोदी कोई गलती नहीं कर रहा है, हाँ। विकास कर रहा है देश का, सड़कें बनवा रहा है, कॉलेज में पैसे आ रहे हैं, फीसें आ रही हैं, क्या गलत कर रहा है? सिलेंडर पर 200 रुपये कम कर दिए, क्या गलत? जब भी तो मोदी आ रहा है, अब आज ही कम कर रहा है। ये केजरीवाल सबसे निकम्मा है, काम नहीं करने दे रहा, लाइटों को फ्री घुमा रहा है, एक के साथ दो फ्री था, क्या मतलब इसका? जब जेल दिया चला गया। किसको वोट देंगे, एनडीए को कि इंडिया को? मैं तो बीजेपी को देता हूँ, हमेशा बीजेपी को। एनडीए को ही देंगे, जीताएंगे? नहीं, बीजेपी को। एनडीए में ही बीजेपी आती है। बीजेपी को देता हूँ मैं तो। बीजेपी क्या योग्य नहीं है? तो हमारा योग्य भी सबसे बेस्ट काम कर रहा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। इससे बड़ा कोई मुद्दा हाँ जी, नहीं, जब भी तो काम का, जब भी तो आ रहा है। 2024 के इलेक्शंस के बारे में, 2024 का इलेक्शन इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। अब इंडिया बनाम एनडीए, देखते हैं इस बार कौन भारी पड़ता है। इंडिया जीत जाएगी या फिर एनडीए फिर से बाजी मारने वाली है? बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम वासुदेव शर्मा है, मैं राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। हाँ। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कैसी है सरकार, क्या काम कर रही है? सरकार तो जाने के लिए है, वो तो अभी जाएगी। वो जाएगी, ऐसा क्यों? अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं, काम एक अकेला आदमी अगर सही करे, लेकिन बाकी सारे चोर बैठे हैं तो क्या मतलब करे? एक सरकार जो है टीम से चलती है, और बाकी की जो टीम है वो सारे के सारे मौका परस्त हैं। एकमात्र अशोक गहलोत के ऊपर जो है वो सरकार नहीं चल सकती। हाँ। अभी बीजेपी ने वहाँ पे बाबा बालकनाथ को प्रमोट कर रहे हैं, वो योगी के स्टाइल के आदमी हैं। हाँ। अभी हम भी ये चाह रहे हैं कि भी योगी स्टाइल का कोई व्यक्ति यहाँ पे आए, हाँ। और वो सत्ता को तो देखे। योगी मॉडल चाहिए? योगी मॉडल चाहिए। अच्छा चलिए, ये तो स्टेट का अपना स्टेट लेवल इलेक्शन का बात हो गया, उसका बात में करेंगे। अभी फिलहाल जो है आ रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा, आप किसको देखना चाहेंगे? 2024 का इलेक्शन आ रहा है। प्रधानमंत्री का एकमात्र चेहरा अभी वर्तमान के अंदर बीजेपी के पास में नरेंद्र मोदी है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब तक पार्टी उनको ये नहीं कहेगी कि आप नहीं मत लड़िए या किसी दूसरे को प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट नहीं कर रही, तब तक मोदी आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा आपको नहीं दिखता है? नहीं, नरेंद्र मोदी के बाद में जो है ये योगी जो साहब जो है, आदित्यनाथ योगी जो है। आदित्यनाथ योगी, उसके अलावा कोई नहीं? इतना बड़ा जो है पार्टी महागठबंधन जो है बना, इंडिया INDIA, उसमें कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं है, बीजेपी एक सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाली है। अच्छा। वो धीरे धीरे जो है अपने जो योग्य व्यक्ति है उनको धीरे धीरे आगे लेके आती है। जब लालकृष्ण आडवाणी से उनको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी बेटर है, हालांकि वो जूनियर थे, उसके बावजूद भी उनको आगे लिया। और भी बहुत से सीनियर है, उसके बावजूद में भी आप देख रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। आदित्यनाथ के बाद में भी और भी जो है उनके और हैं मिलेंगे, तो उनको भी प्रमोट करेंगे। उनको भी प्रमोट करेंगे आप और हमको भी मौका दे सकते हैं, उसमें कोई व्यापार। फिलहाल मतलब जो है मोदी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? मोदी के पास में, उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। वो एक
बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक पार्षद को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। परिवाद और वंशवाद उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आप देखिए, नहीं राहुल गांधी तो बनेगा, बीजेपी कांग्रेस सरकार आती है तो बनेगा ही, लेकिन बीजेपी के अंदर ये जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी है तो उसका भाई बनेगा। तो राहुल गांधी आपको नहीं लगते हैं क्या इस काबिल की प्रधानमंत्री बन जाए, देश चला दे? एक देखो, राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ होनी एक अलग चीज़ है। भारत का नेतृत्व करने के लिए, भारत का ये नहीं है कि यहाँ पे रोडें बना दी या ऐसा कर दिया, ये भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री भारत जोड़ो यात्रा कर दिए। जोड़ने से देखो, यात्रा तो आप भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता, जुड़ गया क्या वो? और भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब है? जुड़े हुए तो, टूटे हुए तो ये हैं। उनका भारत जोड़ो यात्रा करने का मोटिव क्या था? भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव ये था कि लोगों का ध्यान भटकाना। और देखो, हमारे उधर राजस्थान के अंदर रामदेवरा पैदल यात्री जाते हैं, तो हो सकती है इनकी कोई पैदल यात्रा ही हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैदल घूमने से कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन आता है काम करने से, आपके राष्ट्रभक्ति करने से। आपके पास में 70 साल थे, आपने क्यों नहीं किया? क्यों आ गया ये? आपने क्यों दिया उसको मौका? जनता को इस तरफ जाने ही क्यों दिया आपने? अगर जनता वो करेगी तो फिर जो है परिवर्तन तो है। अति सर्वत्र वर्जते, अगर किसी चीज़ का आप भ्रष्टाचार का भी अगर आप अति करोगे तो फिर तो है, ये देश है, ये एक मानव शरीर की तरह से होता है। इसको आप अगर खाना शुरू कर दोगे तो फिर कैसे? आप इसको पालन करिए। आप अगर गाय का दूध ही दूध पिएंगे, अगर उसको चारा नहीं खिलाएंगे तो फिर कैसे? अभी आपके केजरीवाल साहब जैसे कर रहे हैं,